नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सेक्शन 16(4), सेक्शन 16(5), सेक्शन 16(6), नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 और सर्कुलर नंबर 237, क्योंकि इन सब सेक्शंस का, नोटिफिकेशन का और सर्कुलर का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है एंड इट विल बी यूजफुल फॉर अस इफ़ वी अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्री टुगेदर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेक्शन 16(4) की। सेक्शन 16(4) हमें आईटीसी जो हमें क्लेम करना होता है अपनी 3B के अंदर, उसके ऊपर एक लिमिटेशन डेट देता है जिस डेट तक हमें अपना क्रेडिट क्लेम कर लेना चाहिए। और वो जो डेट थी, वो जो डेट है वो ये है कि हमें जो अपना क्रेडिट क्लेम कर लेना चाहिए, ओरिजिनली जो डेट थी वो डेट थी सितंबर महीने तक की रिटर्न या एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट, जिसको बाद में अमेंड करके 30 नवंबर कर दिया गया था। तो इट मीन्स अगर फाइनेंशियल ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो मैं अपना क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं वो 30 नवंबर 2024 तक कर सकता हूं। ये सेक्शन 16(4) हमारी लिमिटेशन प्लेस करता है। और इसी तरह से अगर मैं पुराने सालों में चला जाऊं, 17-18 के लिए जो मैं क्रेडिट क्लेम कर सकता था वो क्लेम कर सकता था सितंबर की रिटर्न तक या एनुअल रिटर्न फाइल करने तक, विच एवर इज अर्लियर। उसी तरह से 18-19 और उसी तरह से 19-20। बट सेक्शन 16(5) आया और सेक्शन 16(5) में ये कह दिया गया कि यदि किसी ने अपनी 3B 30 नवंबर 2021 तक भी फाइल कर दी है, कौन से सालों के लिए? फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए, 18-19 के लिए, 19-20 के लिए, अगर 3B 30 नवंबर 2021 तक फाइल कर दी है तब सेक्शन 16(4) इट विल नॉट कम इनटू इफेक्ट और सेक्शन 16(5) जो है इट विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। उसी तरह से एक सेक्शन 16(6) आया। सेक्शन 16(6) भी इसी फाइनेंस एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया है। सेक्शन 16(5) भी इसी फाइनेंस एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया है, इंसर्ट किया गया है। बट ये जो दोनों के दोनों सबसेक्शंस हैं ये इफेक्टिव हैं 1 जुलाई 2017, मींस जीएसटी की इंसेप्शन डेट से, इनको रिट्रोस्पेक्टिव डेट से। और सेक्शन 16(6) ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है और वो जब कैंसिल हुआ तब तक उसकी 16(4) की डेट नहीं बीती थी, तो जब उसका नंबर चालू होगा, जब उसका नंबर अगर दोबारा रिवोक हो जाता है तो वो अपना क्रेडिट क्लेम कर सकता है। अगर तो उसकी 16(4) की डेट बची हुई है 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट, वो वाली डेट, या अगर जिस दिन उसका नंबर रिवोक होता है अगर वो विद इन 30 डेज अपनी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर दे जिस दिन से उसका नंबर कैंसिल हुआ था और जिस दिन उसका नंबर रिवोक हुआ, इस इंटरवेनिंग पीरियड के अगर वो रिटर्न्स फाइल कर दे तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। इट मीन्स, यदि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का नंबर 1 फरवरी 2024 को कैंसिल हो गया और वो सपोज कीजिए उसका नंबर दोबारा रिवोक हुआ, वो रिवोक हुआ 31 जुलाई 2024 को। तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो यहाँ पर तो उसके पास एक अच्छा खासा समय पड़ा हुआ है, वो 30 नवंबर 2024 तक या अपनी एनुअल रिटर्न की डेट भरने तक, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट है अपनी रिटर्न फाइल कर दे और उसको क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो पीरियड है 31 जुलाई 2024 और 30 नवंबर 2024 में वो 30 डेज से ज़्यादा का है। बट सपोज कीजिए यदि उसका नंबर चालू हुआ था 15 नवंबर 2024 को, तो वो कब तक अपना क्रेडिट क्लेम कर सकता था? और सेक्शन 16(4) इट विल नॉट कम इनटू प्ले। या तो 30 नवंबर तक अपनी रिटर्न 3B फाइल कर दे या एनुअल रिटर्न फाइल कर दे, विच एवर इज अर्लियर, और विद इन 30 डेज। तो 15 नवंबर 2024 से अगर 30 डेज ऐड करें तो रफली इट विल कम अबाउट 15 दिसंबर 2024, और इन दोनों डेट में से हायर का बेनिफिट उसको मिलेगा। तो अगर वो 15 दिसंबर 2024 तक भी अपनी रिटर्न फाइल कर दे उस पीरियड की, जिस दिन उसका नंबर कैंसिल हुआ और जिस दिन उसका नंबर रिवोक हुआ, इस इंटरवेनिंग पीरियड की, तो सेक्शन 16(4) विल नॉट कम इनटू प्ले और उसको क्रेडिट मिल जाएगा। बट हम कुछ ऐसे केसेस की अब बात कर रहे हैं जहां पर ऑर्डर भी पास हो चुके हैं पुराने सालों 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए, और 16(5) की जो डेट है जो हमें कहता है कि आप 30 नवंबर 2021 तक भी फाइल कर सकते हैं, बट डिपार्टमेंट के अफसर ने, एडजुडिकेशन अफसर ने ऑलरेडी डिमांड क्रिएट कर दी, ऑर्डर पास कर दिया इस चीज़ के ऊपर कि आपने 16(4) की जो ओरिजिनल डेट थी सितंबर की रिटर्न या एनुअल रिटर्न भरने की डेट, आपने तब तक अपनी रिटर्न नहीं भरी, और 16(5) जो आया वो आया बाद में, और क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2024 से इंट्रोड्यूस हुआ बट इंसर्ट हुआ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से।
तो उनके लिए कौन सा रास्ता अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं अब नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 जो कि आई 8 अक्टूबर 2024 को, उस केस को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का अगर ऑर्डर जारी हो चुका है 73 या 74 का, या ऑर्डर जारी हो चुका है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का या रिविजनल अथॉरिटी का अंडर सेक्शन 107 और 108 रिस्पेक्टिवली, और ऐसे व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन ने अभी तक इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं की है, तो उसके पास कौन सा रास्ता बचा हुआ है। वो ये रास्ता बचा हुआ है कि वो अब रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकता है, बशर्ते इन ऑर्डर्स के अंदर जो एक इशू एटलीस्ट इन्वॉल्व हो, वो ये हो कि आपने 16/4 के अंदर अपने ड्यू डेट तक अपना क्रेडिट क्लेम नहीं किया था, बट अब 16/5 और 16/6 के इंसर्ट होने की वजह से आप एंटाइटल हो जाते हो आपको उस क्रेडिट के लिए। तो मैं इस इशू को दोबारा एक बार आपके साथ शेयर करता हूं। यदि ऑर्डर पास हो चुका है 73 या 74 में और आपने अभी तक अपील फाइल नहीं की है सेक्शन 107 में, या आपने अपील फाइल कर दी थी 107 के अंदर और 107 का भी ऑर्डर पास हो चुका है, या 108 का रिविजनल अथॉरिटी का भी ऑर्डर पास हो चुका है, बट उसके अगेंस्ट आपने अभी तक अपील दाखिल नहीं की है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ऑफ कोर्स अभी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनी नहीं है, तो सेकंड वाला केस तो कभी बनेगा ही नहीं। तो इस केस में जो हमारे पास रास्ता बचता है वो ये बचता है कि हम रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 161 बिफोर उस प्रॉपर ऑफिसर के सामने। वो प्रॉपर ऑफिसर होगा, वही डिसाइड करेगा जिसने ऑर्डर पास किया था। तो 73-74 के केस में इट विल बी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और अगर 107 है तो वो अपीलेट अथॉरिटी ही मेरा प्रॉपर ऑफिसर रहेगा। अगर रिविजनल अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 108 तो मेरा प्रॉपर ऑफिसर रिविजनल अथॉरिटी रहेगा। और रेक्टिफिकेशन दाखिल करने के लिए जो हमें नॉर्मल जो टाइम मिलता है सेक्शन 161 में वो 3 महीने मिलता है, बट अगर आपका ऑर्डर ऐसा है जो कि 73-74 में पास हुआ, या 107 अपीलेट अथॉरिटी या 108 रिविजनल अथॉरिटी में पास हुआ, एंड वन ऑफ द इशू इन्वॉल्व विद सच कि आपका 16/4 तक आपने क्रेडिट नहीं लिया था, बट 16/5 या 16/6 की वजह से आप क्रेडिट के लिए एंटाइटल हो जाते हैं, तो सेक्शन 161 तो जनरली हमें 3 महीने का समय देता है। बट इसके लिए क्योंकि ये स्पेशल प्रोसीजर अंडर सेक्शन 148 की पावर को यूज़ करते हुए लाया गया है, इसमें 6 महीने का समय दिया गया है। आपको करना क्या है, आपको ऑनलाइन जाके डैशबोर्ड पर रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है, एक अनेक्सर ए अपलोड करना है। अनेक्सर ए में आपको उस ऑर्डर की सारी डिटेल वगैरह डालनी है कि कौन सा ऑर्डर था जिसके अगेंस्ट में आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तब अवेलेबल है अगर ऑर्डर तो जारी हुआ है 73 या 74 में, बट अभी तक आपने अपील दाखिल नहीं की है, या ऑर्डर जारी हुआ है सेक्शन 107 में और आपने अभी तक अपील दाखिल नहीं की है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, या ऑर्डर जारी हुआ है रिविजनल अथॉरिटी के द्वारा सेक्शन 108 में और आपने अभी तक अपील दाखिल नहीं की है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो अब अगर इसके अलावा बाकी केसेस को अगर देखें तो कुछ केसेस अभी भी बच जाते थे जिसमें आप अपील दाखिल कर चुके हैं बट अपील का ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। तो वो सारे केसेस, सारे इश्यूज को दूर करने के लिए सर्कुलर 237 आया, जिसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज को 1 बाय 1 डिस्कस किया गया। पहली पॉसिबिलिटी जो डिस्कस की गई है वो ये है कि अगर सपोज कीजिए आपको फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 या 19-20 का अभी तक नोटिस ही जारी नहीं हुआ है, अभी तक नोटिस ही जारी नहीं हुआ है, तो इट मीन्स अभी उसका नोटिस जब आपको जारी होगा तो इसके लिए तो कोई रेक्टिफिकेशन डालनी नहीं, क्योंकि कोई ऑर्डर तो है नहीं और अभी नोटिस भी जारी नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर ऑफिसर को बोल दिया गया है कि प्रॉपर ऑफिसर इस बात का ध्यान रखेगा कि वो 16/4 के मुद्दे पर आईटीसी डिनाई ना करे। अगर 16/5 या 16/6 की वजह से वो आईटीसी के लिए एंटाइटलमेंट होते हैं तो उनको क्रेडिट दे दिया जाए। सेकेंड इशू ये है कि यहाँ पर नोटिस तो जारी हो चुका है सेक्शन 73 या 74 का, बट अभी 73 या 74 का ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में भी प्रॉपर ऑफिसर को बोल दिया गया है कि जब आप ऑर्डर जारी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि 16/4 की अगर कोई शर्त पूरी नहीं कर पा रहा जो 16/4 में टाइम लिमिट दी है, बट 16/5 या 16/6 की वजह से अगर वो आईटीसी के लिए एंटाइटलमेंट है तो आप उसको क्रेडिट दे दीजिए, यू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सेम। तीसरा ऑप्शन ये है कि जहां पर ऑर्डर जारी हो चुका है 73-74 का और आपने अपील
दाखिल कर दी है बट अभी तक अपील का ऑर्डर नहीं आया, तो ऐसे केस में अपलेट अथॉरिटी को बोल दिया गया है कि अपलेट अथॉरिटी जो होगी वो इस बात का ध्यान देगी, बट आपको रेक्टिफिकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है जहां पर आपने अपील ऑलरेडी दाखिल कर दी है। अगला केस ये है जहां पर 73-74 का ऑर्डर जारी हो चुका है और रिविजनल अथॉरिटी ने प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर दिया, बट रिविजनल अथॉरिटी ने अभी तक कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है। तो वहां पर रिविजनल अथॉरिटी को बोल दिया गया है कि आप यू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस, कि आप 16/4 की वजह से अगर किसी का आईटीसी कोई आईटीसी के लिए एंटाइटल नहीं है, बट 16/5 या 16/6 की वजह से अगर वो आईटीसी के लिए एंटाइटल हो रहा है तो यू प्लीज टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सेम। तो इन चारों सिचुएशन में जहां नोटिस जारी नहीं हुआ 73-74 में, या नोटिस जारी हो चुका है अभी 73-74 का ऑर्डर जारी नहीं हुआ, या 73-74 का ऑर्डर जारी हो चुका है, आप अपील फाइल कर चुके हैं बट अपील का ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ, या 73-74 का ऑर्डर जारी हो चुका है, रिविजनल अथॉरिटी ने प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर दिया है बट रिविजनल अथॉरिटी ने ऑर्डर पास अभी तक नहीं किया है। तो इन चारों स्थिति में रेक्टिफिकेशन नहीं डालनी है और ये ओनस जो है उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पर है या अपलेट अथॉरिटी पर है या रिविजनल अथॉरिटी पर है, दैट दे विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सेम। बट अब लास्ट जो रेक्टिफिकेशन वाला केस है कि जहां पर 73-74 का ऑर्डर जारी हो चुका है और आपने अभी तक अपील फाइल नहीं की है, इन दैट केस आपको अपील फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा रेक्टिफिकेशन का बेनिफिट इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका केस वन ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व इज कि आपका 16/4 में आप आईटीसी अपनी लिमिटेशन डेट में नहीं ले पाए थे बट 16/5 या 16/6 की वजह से आप एंटाइटल हो जाते हैं, तो इन दैट केस आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। या फिर ऑर्डर जारी हुआ अंडर सेक्शन 107 अपलेट अथॉरिटी ने या रिविजनल अथॉरिटी ने ऑर्डर जारी किया 108 में और आपने अभी तक अपील दाखिल नहीं की है अपलेट ट्रिब्यूनल के पास, ऑफ कोर्स क्योंकि अभी तक अपलेट ट्रिब्यूनल बना नहीं है तो अपील वैसे भी दाखिल हो नहीं सकती। इन दिस केस आल्सो यू कैन फाइल rectification if one of the issues involved contain section 16 subsection 4, 16(5) and 16(6). रेक्टिफिकेशन आप कब तक दाखिल कर सकते हैं? सेक्शन 161 तो हमें 3 महीने देता है बट क्योंकि स्पेशल प्रोसीजर है इसमें आपको 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने कब से मिलेंगे? 8 अक्टूबर 2024 से ये 6 महीने काउंट होंगे, तो ये 6 महीने जो खत्म होंगे वो खत्म होंगे 7 अप्रैल 2025 तक। अपील ये रेक्टिफिकेशन दाखिल कैसे करनी है वो पूरा प्रोसीजर सर्कुलर 237 में डैशबोर्ड में जाना है, वो पूरा प्रोसीजर सर्कुलर 237 में बता दिया गया है कि अगर ऑर्डर 73-74 में हुआ तब कैसे करना है, या अगर ऑर्डर अपलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी ने पास किया है तब कैसे करना है। वो जो डैशबोर्ड को किस तरह से यूज़ करना है वो सर्कुलर 237 में उसका बता दिया गया है। बट अगर सपोज कीजिए आपने रेक्टिफिकेशन डाल दी और रेक्टिफिकेशन में जो ऑर्डर है वो आपको एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, तो जो रेक्टिफिकेशन जो प्रॉपर ऑफिसर जो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करेगा वो आपको एक हियरिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर देगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विल बी फॉलोड। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी बातें हैं जिनको मैं शेयर करना आपके साथ ज़रूरी समझता हूँ, वो ये हैं कि यदि आप जो ये रेक्टिफिकेशन डाल सकते हैं वो 6 महीने में डाल सकते हैं। 6 महीने शुरू होंगे 8 अक्टूबर 2024 से, यानी कि आप रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 161 डाल सकते हैं 7 अप्रैल 2025 तक। और जब आप रेक्टिफिकेशन डालेंगे तो प्रॉपर ऑफिसर से ये उम्मीद की जाएगी कि वो ऑर्डर को 3 महीने के अंदर जारी कर देगा, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर। अब एक इशू ये भी हो सकता है कि आपका जो रेक्टिफिकेशन का जो आपके पॉइंट्स बनते हैं वो 16/4, 16/5, 16/6 भी हैं और कुछ अलग इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया सेक्शन 161 हमें सिर्फ 3 महीने देता है, बट अगर वन ऑफ द इशू इन्वॉल्व 16/4, 16/5 या 16/6 का है तो आपको अदर इश्यूज के लिए भी आपको 6 महीने मिल जाएंगे। आप अपना जो रेक्टिफिकेशन जो डालेंगे तो आप अदर इश्यूज को भी इसके अंदर क्लब कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा आपका वन ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व 16/4, 16/5, 16/6 होना चाहिए। अब बात यह है कि अगर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर जारी हो जाता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा और वो आपके फेवर में नहीं है और आप उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं सेक्शन 107 में। अगर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर अगेंस्ट 73 और 74 हुआ है और अगर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर हुआ है वो अगेंस्ट सेक्शन 107 या 108 हुआ है तो आप अपील दाखिल कर सकते हैं अपलेट ट्रिब्यूनल के पास सेक्शन 112 में जब ट्रिब्यूनल
बन जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सेक्शन 16(4) के अंदर आप अपने आईटीसी को टाइमली नहीं ले पाए थे, बट अब 16(5) या 16(6) की वजह से आप आईटीसी के लिए एंटाइटल्ड हो चुके हैं, बट आप ऑलरेडी या तो टैक्स जमा करवा चुके हैं या आईटीसी को रिवर्स कर चुके हैं, तो उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। और लास्ट इशू ये है कि अगर आपके केस में आपने इस 6 महीने का बेनिफिट उठाया, स्पेशल प्रोसीजर का बेनिफिट उठाया अंडर सेक्शन 148 की पावर से, जो आपको 6 महीने मिल रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मली आपको 3 महीने मिलते हैं, बट अगर आपका इशू 16(4), 16(5) या 16(6) का है ही नहीं, या अफसर ने पाया कि आपके केस में वन ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व 16(4), 16(5) या 16(6) नहीं है, तो आपकी जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन है ये समरली रिजेक्ट हो जाएगी बाय प्रॉपर ऑफिसर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप 6 महीने का बेनिफिट उठा रहे हैं तो आपका जो वन ऑफ द केस इन्वॉल्व है वो 16(4), 16(5), 16(6) से संबंधित होना चाहिए। और एक बात ये भी है कि अगर आपका रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास होता है तो जो आप ओरिजिनली अपील कर सकते थे सेक्शन 107 में, हो सकता है उसका टाइम भी निकल चुका हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको रेक्टिफिकेशन का रास्ता अपनाना है ये 6 महीने वाला, अगर वन ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व इज सेक्शन 16(4), 16(5), 16(6), या आप डायरेक्टली अपील ही दाखिल करें। दिस इज प्योरली योर कॉल। यू हैव बोथ द ऑप्शंस अवेलेबल विद यू, वट एवर यू फील गुड गो विद दैट। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन 16(4), 16(5), 16(6) जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, जो नोटिफिकेशन 22/2024 डिस्कस की, जो सर्कुलर नंबर 237 मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए और आपकी जीएसटी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। बट साथ के साथ मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो एक जनरल लैंग्वेज है। स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए प्लीज़ रेफर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओनली, क्योंकि अगर मेरे बोलने में यदि कोई वर्ड जेनरिक निकल जाए तो जेनरिक वर्ड it will not prevail over the specific language that has been used in those sections और notification और circular number 237। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।